गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आपका ये जो है 35 नंबर प्रश्न जो है यहाँ से करना था आपको। एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीना है। इस पदार्थ का 3/4 भाग क्षय होने में कितना समय लगेगा? तो ये है 8 महीने। ठीक है। 36 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। किसी विघटन नाभिक तत्व यानी कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट की जो अर्ध आयु है, अगर वो 5 वर्ष है और 20 वर्ष के बाद इसी पदार्थ का जो अंश बच जाता है तो वो कितना बच जाता है? तो वो 1/60 यानी कि 1/16 बच जाता है। ठीक है। 37 पदार्थ वही चीज़ है कि रेडियोधर्मी पदार्थ की अगर अर्ध आयु 10 दिन है तो इसका अभिप्राय यह है कि जो है कि पदार्थ के 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में हो जाएगा। 38 कह रहा है कि कौन सा एक रेडियो एक्टिव नहीं है? तो जर्कोनियम जो है वो रेडियो एक्टिव नहीं है। बाकी आपका एस्टेटाइन है, ट्रिटियम है और फ्रेंसियम है, ये तीनों आपका रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है। क्योंकि जर्कोनियम का परमाणु क्रमांक 40 है, इसलिए ये रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। बाकी का है जो कि 80 से प्लस है। ठीक है। जैसे कि आपका जो है एस्टेटाइन का 85 है, फ्रेंसियम का 87 है, इस तरह से। ओके। और जो ट्रिटियम है यानी कि ट्राइटियम है, वो हाइड्रोजन का रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। आता है 39 नंबर प्रश्न में। 39 नंबर जो प्रश्न है उसमें कह रहा है कि यूरेनियम समस्थानिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है क्या? तो यूरेनियम 235। 40 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग होता है? तो यूरेनियम का होता है। परमाणु ऊर्जा से विद्युत उत्पादन के लिए रिएक्टर में यूरेनियम के आइसोटॉप्स का उपयोग ईंधन के रूप में होता है। 41 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है क्या? उपयुक्त सभी यानी कि अल्फा बीटा गामा। ठीक है। 42 कह रहा है कि अगर चालू नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल छड़ों का उपयोग नहीं किया जाए तो क्या होगा? चालू नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल छड़ों का उपयोग नहीं किया जाए तो चेन प्रक्रिया सीमा से बाहर चली जाएगी। यदि नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ों का उपयोग नहीं किया जाएगा तो नाभिकीय प्रक्रिया जारी रहेगी तथा उससे उत्पन्न ऊर्जा की विपुल मात्रा विध्वंस का कारण बन सकती है। नाभिकीय रिएक्टर में कैडमियम की छड़ों का नियंत्रक छड़ों के रूप में उपयोग किया जाता है। 43 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र निम्न में से कौन सा है? तो प्रथम आपका जो है वो तारापुर है। ठीक है। तारापुर मुंबई में है। इसकी मूल क्षमता 320 मेगावाट थी और ये 1969 में काम करना शुरू किया है। और भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर ही है। यद्यपि भारत में सर्वप्रथम परमाणु रिएक्टर की स्थापना की गई थी 1969 में, बार्क में की गई थी, ट्रॉम्बे में बार्क में की गई थी। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है वो 1969 में तारापुर था। 45 नंबर देखिए, बार्क के वर्तमान निर्देशक, ये पहले का क्वेश्चन है। 46 ध्रुव पूर्णिमा और साइरस में क्या संबंध है? तो ये भारत के शोध रिएक्टर हैं। ओके। 47 भारत के न्यूक्लियर रिएक्टर में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? तो आप सभी को पता है कि ये यूरेनियम 238 होता है। यूरेनियम 238 होता है। ठीक है। 48 शिव समुद्रम और कलपक्कम जो है, तो शिव समुद्रम और कलपक्कम जो है किस लिए महत्वपूर्ण है? तो जल शक्ति के लिए है और नाभिकीय ऊर्जा के लिए कलपक्कम। कर्नाटक में जो शिवाना समुद्र जो है वो जल विद्युत के लिए है और 1902 में बनी थी। और तमिलनाडु में कलपक्कम नाभिकीय षड्यंत्र के लिए है। कलपक्कम आपका परमाणु शक्ति षड्यंत्र के कारण प्रसिद्ध है। कलपक्कम जो है 1971 में चेन्नई के निकट इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र IGCAR की स्थापना की गई। इस केंद्र का मुख्य कार्य फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के संबंध में अनुसंधान एवं विकास करना है। भारत के 3 चरणों वाले परमाणु कार्यक्रम के महत्वपूर्ण जो है दूसरे चरण में प्रवेश की एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में भारत के प्रधानमंत्री ने 4 मार्च 2024 को कलपक्कम तमिलनाडु में भारत के पहले स्वदेशी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में कोर लोडिंग की शुरुआत का अवलोकन किया। ठीक है। तो ये आपका
50 नंबर प्रश्न देखिए, इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। 51 नंबर प्रश्न देखिए, कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन कौन सा है? तो प्लूटोनियम है। ठीक है, कलपक्कम में प्लूटोनियम है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में तो इससे कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में निम्नलिखित में से कौन सा शीतलक प्रयोग में लाया जाता है? तो ये है आपका द्रवित सोडियम। ठीक है, 51 प्रश्न रह गया था, कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन कौन सा है? तो प्लूटोनियम है। प्लूटोनियम आपका फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन होता है। ये आपका कलपक्कम का जो फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है वो आपका प्लूटोनियम है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के साथ उत्पादित विखंडनीय पदार्थों की मात्रा व्यय होने वाले पदार्थों से अधिक होती है। कलपक्कम स्थित इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर का संचालन आरंभ हो चुका है। इसमें प्लूटोनियम से यूरेनियम उत्पन्न होता है। ठीक है, 52 नंबर प्रश्न क्या है देखिए, कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में निम्नलिखित में से कौन सा शीतलक प्रयोग में आता है? तो ये है द्रवित सोडियम। कलपक्कम में वर्ष 1985 से फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर का परिचालन किया जा रहा है, 1985 से ही। और इस रिएक्टर में प्लूटोनियम है और यूरेनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन का प्रयोग किया जाता है, जबकि द्रवित या गलित सोडियम का प्रयोग शीतलक के रूप में होता है। ठीक है, तो प्लूटोनियम और यूरेनियम जो है मिश्रित कार्बाइड ईंधन का प्रयोग किया जाता है और द्रवित गलित सोडियम का प्रयोग इसमें शीतलक के रूप में हो जाता है, इसलिए आंसर आपका डी द्रवित सोडियम है। ठीक है, चलिए 53 नंबर प्रश्न है, कलपक्कम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के विषय में क्या सकते हैं? तो आंसर है आपका 1 और 3, यानी कि इसमें केवल प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन के रूप में प्रायोगिक होता है। सही है। तीसरा भी सही है कि जो है कलपक्कम जो है 200 मेगावाट से अधिक परमाणु विद्युत उत्पन्न की जाएगी, ये भी सही है। और केवल प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन के रूप में ही इसमें प्रयोग होता है। दूसरा आपका सही नहीं है। दूसरा कह रहा है कि प्लूटोनियम कार्बाइड और प्राकृतिक यूरेनियम कार्बाइड का मिश्रण ईंधन के रूप में प्रायोगिक होता है, तो ये आपका सही नहीं है, क्योंकि जो कलपक्कम है वो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है उसमें वर्ष 1985 में संचालित है ये, और इसकी क्षमता 13 मेगावाट है कलपक्कम की, और इसमें प्लूटोनियम यूरेनियम कार्बाइड का ईंधन के रूप में प्रयोग होता है, जबकि तरल सोडियम का शीतलक के रूप में यूज होता है। ठीक है, और ये FBTR फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का पूर्ववर्ती है, जिसमें कोर लोडिंग का प्रारंभ जो है मार्च 2024 में हुआ है। इसमें आपको करंट से अपडेट करके दे रहा है। ठीक है, तो ये जो है आपका कोर लोडिंग का प्रारंभ यहाँ मार्च 2024 से हुआ है। 500 मेगावाट क्षमता का यह स्वदेश निर्मित रिएक्टर तैनाती के अग्रिम चरण में है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 54 नंबर प्रश्न में, कह रहा है कि कौन सम्मिलित नहीं है? तो सी नहीं है आपका, हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई में नहीं है, ये यूपी के प्रयागराज में। बाकी सही है। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कलपक्कम, एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च है जो कि आपका हैदराबाद में है। हरिश्चंद्र तो आपका इलाहाबाद में हो गया, हरिश्चंद्र जी यूपी में है। शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स ये कोलकाता में है। ठीक है, 55 नंबर देखिए, परमाणु खनिज अनुसंधान एवं अन्वेषण निदेशालय परमाणु खनिज अनुसंधान एवं अन्वेषण निदेशालय, परमाणु खनिज अनुसंधान एवं अन्वेषण निदेशालय। दूसरा है स्टेटमेंट आपका गुरुजल बोर्ड। तीसरा है भारतीय रेयर अर्थ्स लिमिटेड। चौथा है आपका भारतीय यूरेनियम कॉरपोरेशन। ठीक है, तो ये आपका चारों ऑप्शन सही है जो कि परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत आते हैं। पहला परमाणु खनिज अनुसंधान एवं अन्वेषण निदेशालय, गुरुजल बोर्ड, रेयर अर्थ्स लिमिटेड और यूरेनियम कॉरपोरेशन। चलिए 56 में आते हैं, भारत में भारी जल बनाया जाता है कहाँ पे? तो ट्रॉम्बे में। भारत में जो भारी जल है उसके उत्पादन की जिम्मेदारी दे दी गई है ट्रॉम्बे को, जो कि मुंबई में है। और यहाँ पे भारी जल बोर्ड भी स्थापना किया गया जिसका यूज नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है। भारी जल बोर्ड 7 भारी जल संयंत्रों का संचालन करता है, जो बड़ोदरा है, हजीरा है, कोटा है, मुनुगुरु है, तालचेर है, थाल है।
एवं तुतिकोरिन है। ठीक है, चलिए 57 देखिए, कह रहा है कि परमाणु शक्ति केंद्र और दूसरा है आपका सूची की स्थिति वाला राज्य। कौन से परमाणु शक्ति केंद्र कौन से स्थिति वाले राज्य में है। 57 में आते हैं हम लोग। तो आंसर है आपका कि कल्पक बी आंसर है आपका। बी है कि एक का 3 1 2 4 3 1 2 4। तो ए का जो है 3 यानी कि कल्पक्कम तमिलनाडु पता है, नरोड़ा जो है यूपी में है, और काकरापारा गुजरात और ट्रॉम्बे महाराष्ट्र, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में डिटेल दिया है। कलपक्कम तमिलनाडु में छोटा सा कस्बा है। कलपक्कम में आपका नाभिकीय संयंत्र है। नरोड़ा गंगा नदी के किनारे यूपी में बुलंदशहर जिले में है और यहाँ पे परमाणु विद्युत संयंत्र है। काकरापारा गुजरात में है, सूरत शहर में है। ट्रॉम्बे मुंबई में है, पूर्वोत्तर में स्थित एक उपनगर है। ट्रॉम्बे जो है पूर्वोत्तर में स्थित एक उपनगर है और यहाँ भारत का आपका नाभिकीय अनुसंधान केंद्र बार्क है। बार्क आपका कहाँ पे है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ पे है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रॉम्बे में है। ओके, और ये क्या है आपका नाभिकीय अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, 58 में आते कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, बताओ। तो राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र उदयपुर, ये गलत है। बाकी नरोड़ा यूपी, मद्रास कलपक्कम कैगा कर्नाटक। ठीक है, तो राजस्थान वाला तो कोटा में है, उदयपुर में नहीं है। ये जो है रावत भाटा कोटा में है। ठीक है, फिर से 59 में कह रहा है कौन सम्मिलित नहीं है, तो कैगा तमिलनाडु में नहीं है, कैगा कर्नाटक में है। बाकी आपका हो चुका है ऊपर में। 60 में आइए, क्या है 60 में कह रहा है कि आपको परमाणु ऊर्जा संयंत्र दिया हुआ है और कह रहा है कि कूट को मिलाइए। ठीक है, तो आंसर है आपका बी आंसर है आपका 1 और 3। परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे है, नरोड़ा में है और कलपक्कम है। घाटशिला नंगल का तो नाम नहीं सुना। परमाणु ऊर्जा संयंत्र नरोड़ा और कलपक्कम में यूपी में बुलंदशहर जिले में स्थित नरोड़ा में जो है परमाणु विद्युत गृह के अंतर्गत दाबित भारी जल रिएक्टर की 220 से जो है मेगावाट क्षमता वाली 2 इकाइयाँ कार्यरत है। मतलब 2 इकाइयाँ हैं, 200 220 का 220 का है। ठीक है, और इस विद्युत गृह से दिल्ली और यूपी को बिजली प्राप्त होता है। ये विद्युत गृह जो है इससे दिल्ली को और उत्तर प्रदेश को, दिल्ली और यूपी को जो है बिजली प्राप्त होती है। कलपक्कम संयंत्र चेन्नई के निकट स्थित दाबित भारी जल रिएक्टर है। यहाँ पे 220 मेगावाट क्षमता वाली 2 इकाइयाँ कार्यरत है। इसकी संपूर्ण डिजाइन भारतीय अभियंताओं एवं विशेषज्ञों द्वारा तैयार की गई है। 61 में आते हैं हम लोग। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु संयंत्र जो है आपका वो 4 भूकंपीय पेटी में अवस्थित है, तो ये है नरौरा। नरौरा परमाणु संयंत्र भूकंपीय पेटी 4 में अवस्थित है, जबकि कलपक्कम भूकंपीय पेटी 2 में है तथा कैगा और तारापुर भूकंपीय पेटी 3 में स्थित है। ठीक है, 62 में आते हैं वह परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो हाल ही में सक्रिय हुआ है कौन सा है, तो कैगा है। प्रश्न 69 नंबर जो प्रश्न है आपका, सॉरी प्रश्न है 63 आपका। ठीक है, इसमें कह रहा है कि तमिलनाडु के कुडनकुलम में रूस परमाणु भट्टियों की कितनी इकाइयाँ लगाने हेतु राजी हुआ है, ये उस समय का है, तो 6। ठीक है, 6 नंबर है आपका। तो आपका कैगा है, क्योंकि कैगा ही हाल में उस समय का क्वेश्चन के अनुसार। ठीक है, रूस परमाणु भट्टियों की कितनी इकाइयाँ लगाने के लिए राजी हुआ है, तो 6 है। और ये 6 इकाइयाँ लगाने के लिए राजी हो गया है। 6 रिएक्टरों हेतु रूस उपकरण और अवयव उपलब्ध कराएगा। ठीक है, और इन रिएक्टरों का निर्माण न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। ओके, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की 1000 मेगावाट क्षमता की पहली इकाई का व्यावसायिक परिचालन प्रारंभ हो गया है, जबकि 1000 मेगावाट की दूसरी इकाई का परिचालन 31 मार्च 2017 को प्रारंभ हुआ है। ठीक है, 63 है आपका। 64 में आते हैं हम लोग। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है, तो ये न्यूट्रॉन की गति को कम करना। एक नाभिकीय रिएक्टर है, इसमें भारी जल का काम क्या है,
तो न्यूट्रॉन की गति को कम करना जो है भारी जल का काम होता है। भारी जल हैवी वाटर हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम का ऑक्साइड D2O है। परंपरागत नाभिकीय रिएक्टर जिनमें यूरेनियम 238 और प्लूटोनियम 239 ईंधन के रूप में प्रयुक्त होते हैं, ये होता है। भारी जल बंधक के रूप में प्रयुक्त होता है। इसका कार्य है श्रृंखला अभिक्रिया में। तो इसका कार्य क्या है? श्रृंखला अभिक्रिया जो है कि इसमें यूज होगा और निर्मुक्त तीव्र गति वाले न्यूट्रॉन को गति को कम करना है ताकि श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित किया जा सके। ग्रेफाइट और बेरिलियम का प्रयोग भी मंदक के रूप में होता है। ठीक है। आधुनिक संवर्धित यूरेनियम वाले रिएक्टरों में सामान्य हल्का जल ही जो है मंदक का कार्य करते हैं। ये 2011 का ही प्रश्न है आपका कि न्यूट्रॉन की गति को कम करना नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का काम होता है। 65 देखिए जल्दी से। नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में यूज करते हैं? तो बी और डी दोनों होगा, ग्रेफाइट और साधारण जल को। परंपरागत जो नाभिकीय रिएक्टर होते थे ना, उसमें मंदक के रूप में ग्रेफाइट का यूज होता था। भारी जल और साधारण जल का प्रयोग होता था। ग्रेफाइट जो है औद्योगिक स्तर पर निर्मित होने वाले शुद्धतम पदार्थों में से एक है तथा अत्यधिक तापमान पर भी अपने गुण बनाए रखता है। तथापि आधुनिक संवर्धित यूरेनियम और रिएक्टरों में साधारण जल भी मंदक का कार्य करते हैं। ठीक है। 66 कह रहा है कि नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग करते हैं हम लोग? तो भारी पानी और सादा पानी। ओके। 67 नाभिकीय षड्यंत्र में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। जो नाभिकीय षड्यंत्र है उसमें ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। तो ये है विमंदक की तरह, विमंदक की तरह। ओके ना। 68 देखिए क्या कह रहा है कि शीघ्रोत्पादी रिएक्टर है बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर जो बिजली उत्पन्न करता है और यह है विखंडन प्रक्रिया के द्वारा। शीघ्रोत्पादी रिएक्टर है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर होता है। बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर है जो बिजली उत्पन्न करता है और वो है विखंडन प्रक्रिया के द्वारा। ठीक है। शीघ्रोत्पादी रिएक्टर यानी कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर है जो विखंडन प्रक्रिया के द्वारा बिजली उत्पन्न करता है। 69 में देखिए क्या है। एक ब्रीडर रिएक्टर वह है जो विखंडन होने वाले पदार्थ को उससे अधिक उत्पन्न करता है जितना वह जलाता है। ठीक है। एक ब्रीडर रिएक्टर एक ब्रीडर रिएक्टर एक ऐसा नाभिकीय रिएक्टर जो ईंधन के रूप में जितना विखंडनीय पदार्थ व्यय करता है उससे अधिक उत्पन्न करता है। ठीक है। 70 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। द न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अब दूसरे देशों को प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स निर्यात करने की स्थिति में है और ये उस समय का है, इसलिए अभी इतना 220 याद रखिएगा कि जो है 220 अथवा 540। ठीक है। फिर 71% देखिए क्या कह रहे हैं। नाभिकीय शक्ति संयंत्र की कुल स्थापित क्षमता अधिकतम है किसकी? तो कुडन कुलम की है कि महाराष्ट्र के तारापुर स्थित तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की कुल स्थापित क्षमता 1400 मेगावाट है। तो यानी कि 1400 मेगावाट जो है वो तारापुर का है। कैगा का है आपका 880, काकड़ापाड़ा का है 1840 और सबसे ज़्यादा यानी कि कुडनकुलम का है आपका 2000 मेगावाट। तो इसलिए आंसर आपका कुडनकुलम है 2000। ठीक है। चलो 72 देखो कह रहा है कि क्या भारत की संपूर्ण ऊर्जा उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का प्रतिशत कितना है? तो ये उस समय का है बट 31 मार्च 2024 तक के आंकड़ों के अनुसार अगर देखा जाए तो 23 नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है। राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन के प्रथम इकाई को छोड़ दिया जाए तो शटडाउन की स्थिति में क्योंकि वो था तो कार्यरत है जिनकी कुल क्षमता अभी जो कार्यरत है ऑलरेडी तो ये है 8080 मेगावाट जो भारत की कुल स्थापित ऊर्जा उत्पादन क्षमता का महज 1.83 है। ओके। तो घटी गया है क्योंकि उस समय आंसर आपका 3% दिखा रहा है। ठीक है। तो राजस्थान वाला शटडाउन की स्थिति में तो उसको ऐड नहीं करेंगे हम लोग। ऐसे हमारा 8080 मेगावाट है और जो है कि कुल स्थापित ऊर्जा उत्पादन क्षमता का महज 1.83% है। ठीक है। क्या है? संपूर्ण ऊर्जा उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का कितना प्रतिशत है, ये बात पूछ रहे हैं। 2025 का लेटेस्ट प्रश्न है ये। 2024 में भारत में निम्नलिखित में कौन से परमाणु ऊर्जा केंद्र की स्थापित क्षमता सर्वाधिक थी? अगेन कुडनकुलम।
कूडनकुलम जो है परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है आपका तमिलनाडु में है। और वित्तीय वर्ष 2023-24 में कूडनकुलम की जो यूनिट 1 की सकल उत्पादन क्षमता है वो 6,656 जो है, और यूनिट 2 की सकल उत्पादन क्षमता 6,563 है। तो इसलिए सी सही, ठीक है, डी सही है, कूडनकुलम। ओके ना। मैनहट्टन परियोजना क्या है बताओ तो? एक अनुसंधान और विकास उपक्रम जिसने पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया। मैनहट्टन परियोजना है कि एक अनुसंधान और विकास उपक्रम है जिसने पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया। मैनहट्टन परियोजना द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा प्रारंभ किया गया एक अभूतपूर्व गोपनीय सरकारी कार्यक्रम था जिसका उद्देश्य प्रथम नाभिकीय हथियार का विकास करना था। ठीक है। 75 पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 का आधिकारिक कोड था क्या? स्माइलिंग बुद्धा। ये जो पोखरण में परीक्षण हो गया था और भारत का अपना पहला भूमिगत नाभिकीय परीक्षण 18 मई 1974 को हुआ था भारत का। और ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों के अलावा किसी अन्य राष्ट्र द्वारा किया गया पहला पुष्ट नाभिकीय परीक्षण था। इस परमाणु परीक्षण को हम लोगों ने नाम दिया स्माइलिंग बुद्धा। ओके, ठीक है। 76 नंबर प्रश्न देखिए, पोखरण 2 परीक्षण कब किया गया था? 11 मई 1998 को। पहला किया गया था 18 मई 1974 को। और उसके पहले उसके बाद वाला जो सेकंड है वो 11 मई 1998 को किया गया था। ठीक है ना। और इसको भारत ने ऑपरेशन शक्ति के तहत राजस्थान के पोखरण परीक्षण स्थल में 5 परमाणु परीक्षण किए थे। ऑपरेशन शक्ति राजस्थान में 5 परमाणु परीक्षण किए थे। प्रथम 3 परीक्षण तो 11 मई 98 को हो गया था और अन्य 2 फिर 2 दिन बाद 13 मई को 98 को हुआ था। तो 5 में से 3 तो हो गया 11 मई को और बाकी जो है 13 मई को। ऑपरेशन शक्ति 98 नाम क्या है? तो पोखरण में जो 98 में परमाणु अभियान हुआ था राजस्थान के पोखरण में, उसी का नाम रखा गया था। मई 98 में पोखरण में भारत ने 5 परमाणु परीक्षण किए थे। पोखरण किस राज्य में है? राजस्थान। एक ही चीज़ है आपका, परमाणु सिद्धांत में सम्मिलित होता है क्या? पहल न करना, एक तरफा प्रतिबंध, न्यूनतम विश्वसनीय निवारण। भारत के परमाणु सिद्धांत में सम्मिलित है पहल न करना, एक तरफा प्रतिबंध, न्यूनतम विश्वसनीय निवारण। तो भारत के परमाणु सिद्धांत का मूल सिद्धांत पहले उपयोग नहीं, नो फर्स्ट यूज़। इस नीति के अनुसार भारत किसी भी देश पर परमाणु हमला तब तक नहीं करेगा जब तक कि कोई शत्रु देश भारत के ऊपर परमाणु हमला नहीं करता है। तो इसलिए इन्होंने एक तरफा प्रतिबंध तथा न्यूनतम विश्वसनीय निवारण भी इस सिद्धांत में शामिल है। जो भारत का परमाणु सिद्धांत है वो नो फर्स्ट यूज़ के ऊपर है। ठीक है। 80 नंबर प्रश्न देखिए, परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में आवधिक रूप से आयोजित किए जाते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट है विखंडनीय सामग्री पर अंतर्राष्ट्रीय पैनल अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का एक अंग है। तो आंसर है कि ना तो एक ना तो दो। ओके, ये 2017 का ही आपका प्रश्न है। 81 का आंसर देखिए क्या कह रहा है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो एक है CERN जो है यूरोपीय ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, विश्व में कणीय भौतिक शास्त्र की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है। इसका कारण क्या है कि संगठन के अस्तित्व में संगठन के अस्तित्व में आने के 2 वर्ष पूर्व स्थापित प्राविधिक निकाय के नाम का फ्रेंच संक्षेपीकरण कर CIRN है। ठीक है। तो ये आपका गलत है, जो आपका सही व्याख्या नहीं करता है। विश्व में कणीय भौतिक शास्त्र की सबसे बड़ी प्रयोगशाला यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च की स्थापना फ्रांस स्विट्जरलैंड की सीमा पर जेनेवा के पास वर्ष 1952 में प्राविधिक निकाय के रूप में की गई थी। इसकी औपचारिक स्थापना वर्ष 1954 में की गई। ठीक है। 82 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? अंतर्राष्ट्रीय ताप नाभिकीय प्रायोगिक रिएक्टर परियोजना निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर बनाई जाने वाली है? तो ये है दक्षिणी फ्रांस। उस समय का है। बाकी जो भी आपका प्रश्न आ रहा है ये आपका पूछा जाता नहीं है, BPSC का एक भी क्वेश्चन इस टाइप से
लेकिन आपको बस एक ही एग्ज़ाम को दिमाग में रख के नहीं पढ़ना है, ठीक है। भारत अंतर्राष्ट्रीय ताप नाभिकीय प्रायोगिक रिएक्टर का एक महत्वपूर्ण सदस्य है। यदि यह प्रयोग सफल हो जाता है तो भारत का तात्कालिक लाभ क्या होगा? यह विद्युत उत्पादन के लिए संलयन रिएक्टरों का निर्माण कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय ताप नाभिकीय प्रायोगिक रिएक्टर एक अंतर्राष्ट्रीय नाभिकीय संलयन अनुसंधान और अभियांत्रिकी परियोजना है। इस परियोजना का लक्ष्य क्या है कि प्लाज्मा भौतिकी के प्रायोगिक अध्ययन से आगे बढ़कर बड़े स्तर पर विद्युत उत्पादन में सक्षम संलयन रिएक्टरों का निर्माण करना है, ठीक है। ये देखते हैं आईएएस 2024 में यहाँ से क्या प्रश्न पूछा गया 84 में। तो कह रहा है कि विकिरण समस्थानिक ताप वैद्युत जनरेटर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आरटीजी लघु अपखंडन रिएक्टर है। आरटीजी का प्रयोग जो है यानी कि विकिरण समस्थानिक ताप वैद्युत जनरेटर, ठीक है। तो क्या इसका प्रयोग अंतरिक्ष यानों के ऑनबोर्ड प्रणालियों को विद्युत आपूर्ति देने के लिए होता है। आरटीजी में प्लूटोनियम 238 का प्रयोग किया जाता है जो शस्त्र विकास का एक उपोत्पाद है। तो कह रहा है कि दूसरा और तीसरा आपका सही है। ये लघु विखंडन रिएक्टर तो नहीं है, बाकी इसका अंतरिक्ष में जो है ऑन बोर्ड प्रणालियों में विद्युत आपूर्ति के लिए होता है यूज़। प्लूटोनियम 238 का जो उपयोग किया जाता है जो शस्त्र विकास का एक बाई प्रोडक्ट है। चलिए, तो ये जो है आरटीजी है हल्के और सुसहत पावर सिस्टम होते हैं ये, और ये मुख्य रूप से अंतरिक्ष मिशनों में प्रयुक्त किए जाते हैं। आरटीजी प्लूटोनियम 238 जो प्लूटोनियम ऑक्साइड के रूप में होता है कि प्राकृतिक रेडियोधर्मी अपक्षय से उत्पन्न ऊष्मा के उपयोग से अंतरिक्ष यानों की ऑन बोर्ड प्रणालियों को विद्युत ऊर्जा प्रदान करते हैं। आरटीजी जो है लघु विखंडन रिएक्टर नहीं होते हैं क्योंकि इनमें कोई भी विखंडन अभिक्रिया नहीं होती है, इसलिए लघु विखंडन रिएक्टर नहीं होते। इसमें विखंडन अभिक्रिया होती नहीं आरटीजी में, यह एक प्रकार की नाभिकीय फैक्ट्री है बस। हाल ही में जो है इसरो ने भाभा अनुसंधान केंद्र के साथ मिलकर आरटीजी के संयुक्त विकास की दिशा में कदम भी उठाया है, इसरो और बार्क, ठीक है। तो प्लूटोनियम 238 मूल रूप से परमाणु हथियारों के उत्पाद के रूप में उत्पादित किया गया था। फिर यूपीपीसीएस 94 का प्रश्न है आपका 85। भारत की नाभिकीय नीति में निहित है कि वह अपने नाभिकीय षड्यंत्रों के अंतर्राष्ट्रीय इंस्पेक्शन के लिए तैयार नहीं है। कारण, भारत नाभिकीय यंत्र नहीं बनाएगा। मतलब क्यों तैयार नहीं है, क्या नहीं बनाना है? तो नहीं, सी है आंसर। सत्य तो है बट नहीं बनाना, ये असत्य है। भारत अपने परमाणु षड्यंत्रों के अंतर्राष्ट्रीय परमाणु षड्यंत्र निरीक्षण आयोग से जांच हेतु तैयार नहीं है क्योंकि इससे उनकी तकनीकी संबंधी गोपनीयता भंग होने की आशंका है। ये मत कहना कि जो है कि नाभिकीय यंत्र नहीं बनाएगा, भंग होने की, गोपनीयता भंग होने की। भारत के द्वारा परमाणु बम बनाने का विकल्प खुला रखा गया है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी संधि उसके लागू होने के वर्ष से मेल नहीं खाती है? तो बी जो है सामरिक शस्त्र परिसीमन वार्ताएं 2 समझौता 1967, ठीक है। ये आपका संधि जो है उसके लागू होने के वर्ष में मेल नहीं खा रही है। बाकी परमाणु अप्रसार संधि 1970, सामरिक शस्त्र परिसीमन वार्ताएं जो हैं 1967, ये गलत है। आंशिक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि 1963 में, न्यूक्लियर मुक्त समुद्र तल संधि ये 1972 में, ठीक है। चलो, बाकी जो आपका गलत है वो वाला कौन सा था? सामरिक वाला, ये 1967 नहीं है, 1979 है, 1979 है, ठीक है। भारत ने 87 नंबर प्रश्न देखिए। भारत ने आणविक विस्तार संधि एनपीटी पर हस्ताक्षर करने से इनकार क्यों किया? क्योंकि यह भेदभावपूर्ण है। एनपीटी को इसलिए भेदभावपूर्ण माना गया है क्योंकि इसके अनुच्छेद 4 के अनुसार संधि पर हस्ताक्षर करने वाले जो राष्ट्र हैं उनको यह अधिकार प्राप्त होगा कि परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग हेतु संबंधित साथ समान वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान का परस्पर आदान प्रदान कर सकेंगे। इस प्रकार हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र शांतिपूर्ण उपयोग के नाम पर परमाणु क्षमता प्राप्त करने में स्वतः सफल हो जाएंगे। भारत संधि के इस अंतर्विरोध से अपना असंतोष प्रकट करता है क्योंकि यह संधि न केवल परमाणु शक्ति संपन्न देशों को विशेषाधिकार देती है अपितु परमाणु क्षमता रहित देशों द्वारा विशेषाधिकार को प्राप्त करने के अधिकार से भी वंचित करती है। 88 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है क्या? कह रहा है कि उपयुक्त में से जो भी है वो परमाणु शस्त्रों के अनुसार विषयक संधि ट्रिटी
यानी कि एनपीटी जो है आपका उसके नाम से जाना जाता है। इसकी मान्यता के अनुसार परमाणु शस्त्र संपन्न राज्य कौन से हैं? तो एक और दो, यानी कि चीन और फ्रांस। ओ ओ ओ ठीक है, ठीक है, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं, समझ में आएगा। परमाणु अप्रसार संधि की मान्यता के अनुसार 5 परमाणु शस्त्र संपन्न राज्य चीन, फ्रांस, रूस, यूके और संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो ऑप्शन में चीन और फ्रांस दिया है, बाकी रूस, यूके और संयुक्त राज्य अमेरिका भी है। ठीक है, चलिए 89 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि एनएसजी यानी कि नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह के सदस्य बनने के क्या परिणाम हो सकते हैं? इसकी पहुंच नवीनता एवं सबसे कुशल परमाणु प्रौद्योगिकियों तक हो जाएगी अगर सदस्य बने तो। यह स्वयं में यानी कि नाभिकीय आयुध अप्रसार संधि एनपीटी का सदस्य बन जाता है। केवल एक आपका सही है। भारत ने मई 1974 में जब पहला परमाणु किया था परीक्षण, तो एनएसजी की स्थापना उसी समय हुई थी, इसी वर्ष यानी कि 1974 में। और इसकी पहली बैठक भी 1975 में लंदन में हुई थी। वर्तमान में इसके 48 देश सदस्य हैं, यानी कि एनएसजी में 48 देश सदस्य हैं। इसका लक्ष्य क्या है? परमाणु सामग्री, तकनीक और उपकरणों का निर्यात नियंत्रित करना। इसके सदस्यों की पहुंच नवीनतम और सबसे कुशल परमाणु प्रौद्योगिकियों तक हो जाती है। एनएसजी का सदस्य स्वयं एनपीटी का सदस्य नहीं बन जाता है। भारत ने अब तक एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किया है, परंतु वह एनएसजी की सदस्यता हेतु प्रयासरत है। फ्रांस एनएसजी का संस्थापक सदस्य है और वह बिना एनपीटी पर हस्ताक्षर किए एनएसजी का सदस्य बना था, फ्रांस। 90 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स का सदस्य कौन नहीं है? तो ईरान नहीं है, चीन, आयरलैंड, न्यूजीलैंड है। ठीक है, 48 देशों में ईरान नहीं है आपका, जहां अभी हमला हो रहा है ईरान पे। परमाणु आपूर्ति समूह द्वारा भारत पर प्रतिबंध हटाए जाने के पश्चात किस देश ने सर्वप्रथम भारत के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए जिससे भारत को नागरिक परमाणु तकनीक की आपूर्ति की जा सकेगी? तो यह है फ्रांस। आपका एनएसजी से भारत को छूट मिलने के बाद फ्रांस भारत के साथ नाभिकीय व्यापार प्रारंभ करने और नाभिकीय क्षेत्र में समझौता करने वाला प्रथम राष्ट्र बन गया है। 92 में आते हैं, क्या कह रहा है? आईएएस 2018 का प्रश्न है ये। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जो है आईएईए के अतिरिक्त नयाचार एडिशनल प्रोटोकॉल का अनुसमर्थन करने का निहितार्थ क्या है? असैनिक परमाणु रिएक्टर आईएईए के रक्षा उपायों के अधीन आ जाते हैं। अतिरिक्त प्रोटोकॉल एडिशनल प्रोटोकॉल जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी आईएईए का किसी भी व्यक्तिगत देश के मध्य वार्तालाप का कानूनी दस्तावेज है। ठीक है, तो ये जो आपका आईए है उसके साथ भारत का अतिरिक्त प्रोटोकॉल जुलाई 2014 में प्रभावी हुआ है और इस प्रोटोकॉल के तहत आईए का द्वारा असैनिक परमाणु रिएक्टर जो आयातित परमाणु ईंधन का प्रयोग करते हैं पर रक्षोपायों के तहत निगरानी सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा। अतिरिक्त प्रोटोकॉल की वजह से सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा और आधुनिक परमाणु तकनीकों के आयात में वृद्धि होगी। यह भारत के परमाणु निर्यात के आंकड़ों का संग्रह सुनिश्चित करेगा और इस बात की गारंटी देगा कि परमाणु सामग्री को अनाधिकृत उपयोग के लिए नहीं बांटा जा रहा है। ठीक है, 93 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। भारत में क्यों कुछ परमाणु रिएक्टर आईएईए सुरक्षा उपायों के अधीन रखे जाते हैं जबकि अन्य इस सुरक्षा के अधीन नहीं रखे जाते हैं? तो ये है आंसर आपका। कुछ आयातित यूरेनियम का प्रयोग करते हैं और अन्य घरेलू आपूर्ति का करते हैं, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यातित परमाणु ईंधन रिजर्व के प्रबंधन का कार्य आईएईए का स्पष्ट है कि इस रिजर्व बैंक की कार्यप्रणाली एवं व्यवस्था के संबंध में दिशा निर्देश तय करने का अधिकार आईएईए का है। आईएईए द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि खरीदार जो है देशों द्वारा आयातित यूरेनियम का उपयोग केवल ईंधन का उत्पादन करने के लिए किया जाए, न कि हथियारों के लिए। इसलिए भारत के अधिकांश परमाणु रिएक्टर में आयातित यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है तथा वे आईएईए सुरक्षा उपायों के तहत आते हैं, जबकि घरेलू ईंधन आपूर्ति वाले जो रिएक्टर हैं इसके दायरे के बाहर आते हैं। ठीक है, यूपीपीसीएस में पूछा गया है आपका 2024 में, बहुत ही लेटेस्ट प्रश्न है आपका। कह रहा है कि परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो होता है उसके संदर्भ में कौन सी बातें सही हैं? तो यह सम्मेलन 25 मई 2024 को आयोजित किया गया था। परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन
भारत ने हाल ही में परमाणु सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक अंतर मंत्रालय परमाणु तस्कर विरोधी टीम का पुनर्गठन किया है। तो आंसर है आपका केवल दो सही है। डेट वाला जो ऑलवेज देखिएगा कि गलत ही रहता है, इसलिए अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो जिसमें डेट दिया हुआ है ना वही स्टेटमेंट आपका गलत होता है। फैक्ट्स वाले ऑलवेज रॉन्ग होते हैं। इसके अलावा बता चुके हैं कि जिसमें बहुत सभी दिया रहे, केवल दिया रहे, सिर्फ यही, इस टाइप का अगर प्रश्न रहता है आपका तो आपका वहाँ पे गलत होने का चांसेस रहता है। ठीक है। परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 में तो हुआ था, पर 20 से 24 मई तक ही हुआ था, तो 25 मई कहाँ से आ गया। ये ऑस्ट्रिया में हुआ था। हाल ही में भारत ने जो है कि एक परमाणु तस्कर विरोधी दल का पुनर्गठन किया है, जिसका उद्देश्य है परमाणु सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना। लास्ट प्रश्न है 95 आपका। ठीक है, क्योंकि इसके बाद आपका कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी है। तो 95 में क्या कह रहा है, हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ नाभिकीय क्षेत्र में सहयोग क्षेत्रों के प्राथमिकीकरण और कार्यान्वयन हेतु कार्य योजना नामक सौदे पर हस्ताक्षर किया है। तो ये है रूस, नाभिकीय क्षेत्र में सहयोग क्षेत्र के प्राथमिकीकरण के लिए। तो रूस है। 19वां जो भारत रूस वार्षिक द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए उद्देश्य से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 4 से 5 अक्टूबर 2018 के मध्य भारत की यात्रा संपन्न की थी। इस यात्रा के दौरान व्यापार एवं निवेश, सैन्य नाभिकीय सहयोग, अंतरिक्ष परिवहन इत्यादि के क्षेत्र में 8 MOU पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसी शिखर सम्मेलन के दौरान नाभिकीय क्षेत्र में सहयोग क्षेत्रों के प्राथमिकीकरण और कार्यान्वयन हेतु कार्य योजना भी हस्ताक्षरित हुआ था। तो आंसर आपका बी है, यानी कि रूस है। ठीक है, तो आपका ख़त्म होता है ये चैप्टर भी। कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी हम लोग बाद में कर लेंगे, और अब हम लोग मे बी केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग फिर कल मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।